Welcome students, welcome to the video series of Vivekanand Public School. Today we are here with the chapter of history of class 10th. This is the first chapter from your social science book. As you know that there are 4 books in your social science subject and one of them is history. In our previous videos we have covered rest of the 3 books like geography and economics and that. Now we are starting this book, history, social science, class 10th. Book's name is India and the Contemporary World Part 2. Because Part 2, why Part 2? Because the book 1 we have studied in our previous class 9th. So this is a second of the same book, or in the series it is second. It is section 1 where 2 chapters are given covering different topics. And the section 1 is events and process, where we are going to study about the rise of nationalism in Europe. इसको हम आज पढ़ेंगे, rise of nationalism in Europe को. आप देख सकते हैं जैसा कि इस डायग्राम में कुछ समझाया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से कुछ बताया गया है. पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे. आप देखिए क्या लिखा हुआ है. 1848 में 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, फ्रांस का एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था. उसने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, 4 प्रिंट्स पेंटिंग बनाई, जिसमें से पहला आपके इस पहले पेज पर दिया हुआ है. और ये क्या बताता है, वो कल्पना कर रहा है और उस कल्पना को उसने इन चित्रों के माध्यम से समझाया है. वो क्या कल्पना कर रहा है? ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. मतलब एक ऐसी दुनिया जो कि काय से बनी हो? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बनी हो. मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों, सबके अपने अपने अधिकार हों, किसी का किसी से कोई झगड़ा ना हो. इस तरह का जो एक वर्ल्ड होता है, आदर्श जो दुनिया होती है, एक आइडियल वर्ल्ड होता है, उसकी उसने कल्पना करी और उसे अपने चित्र में उतार दिया. अब हम ये सोचते हैं कि ऐसी दुनिया तो आज है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, जैसे हमारा ही देश है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक भी है. तो ये उस समय ऐसा कल्पना, क्योंकि जिस समय ये बनाया गया 1848 में, तब मोनार्कियल टाइप का गवर्नमेंट था कि किसी एक का पावर होता था, उसके ही सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते थे, लोगों पर अत्याचार ज्यादा होते थे, इस तरह की चीजें. फिर धीरे धीरे क्रांति आई और देश जो है डेमोक्रेटिक वे में चलने लगे और लोग अपने लीडर्स को चुनने लगे. सबके लिए नियमों की एकता हुई, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स हुई और इस तरह से फिर आगे दुनिया बढ़ी. तो आज हमें ये आसान लगता है, पर जिस समय ये कल्पना की गई तब ये बड़ा कठिन था. ये ठीक आप उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे आज हम बहुत ही आसानी से अपने मैसेज को अपने मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में टाइप करके किसी और को बिल्कुल तुरंत सेंड कर देते हैं और उसे वहां वैसा का वैसा रिसीव हो जाता है. पर आज से 100 साल पहले अगर कोई ऐसा सोचता तो शायद ये कल्पना थी, उस पर दूसरे लोग हंसते या उन्हें लगता कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है. पर आज ऐसा हो रहा है. इन द सेम वे आज हम जनतंत्र में है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहते हैं, रिपब्लिक हैं. आज कोई एक राजा नहीं होता जिसका सबको सुनना पड़े, लेकिन उस समय डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो एक सपने की तरह था और वो फ्रेंच आर्टिस्ट उस सपने को सच करना चाहता था, जो उसने इन चित्रों के माध्यम से अपनी कल्पना को जाहिर किया है. आई होप आप समझ रहे होंगे. इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट प्रिंट जो यहां पर दिया है बुक में, उसमें एक सीरीज है. ये क्या शो करती है? पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. अमेरिका के और यूरोप के लोगों को शो करती है. मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के पुरुष और स्त्रियां उसमें हैं, और सभी सोशल क्लासेस, जितने भी सामाजिक वर्ग हैं वो सभी हैं. जैसे हमारे यहाँ अलग होते हैं, विदेशों में कहीं काले गोरे का होता है, इस तरह से जो सोशल ग्रुप्स अलग अलग बने थे वो भी इसमें शो हो रहे हैं. मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, आप देख सकते हैं चित्र में एक बहुत ही लंबी एक कतार बनी हुई है जिसमें वो मार्च कर रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. अपनी श्रद्धांजलि या अपना सम्मान किसको अर्पित कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जो कि आप जानते हैं अमेरिका में वो काय का प्रतीक है? लिबर्टी का प्रतीक है, आजादी का, स्वतंत्रता का प्रतीक है. जैसे वो उसके बाजू से गुजरते हैं, उसके बाजू से निकलते हैं, तो उसे अपनी श्रद्धांजलि, अपना होमेज प्रदान करते हैं. एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट्स ऑफ टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर.
अब ये कह रहा है एज यू वुड रिकॉल, यानी अगर आपको याद आएगा तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी फ्रांसीसी क्रांति के लोग रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वो रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, लिबर्टी को यानी स्वतंत्रता को एक फीमेल फिगर के रूप में आदर्श माना है या उस रूप में माना है। इसका एग्जाम्पल हम भारत माता से समझ सकते हैं कि हम भारत माता को कैसे समझते हैं। हमने भारत माता का एक चित्र बनाया है, मतलब देश को हमने देवी की तुलना की है और उस तरह से हम उसे पूजते हैं, मानते हैं। इसी तरह उन्होंने स्वतंत्रता को एक स्त्री के रूप में बताया जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। एंड उसके पास क्या है, यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक हाथ में मशाल है, ज्ञान की मशाल आप जिसको कह सकते हैं वो है इन वन हैंड, एंड इन द अदर हैंड शी बेयर्स चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब मनुष्यों के जो अधिकार है, मानव अधिकार है, उनका चार्टर उसके हाथ में है। तो ये दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, ये उसके हाथ में है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, और धरती पर आप देख सकते हैं यहां जो है क्या पड़े हुए हैं, इमेजेस लाए मतलब लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, शैटर टुकड़े टुकड़े में पड़े हुए हैं, जो कि रिमेन्स है यानी शेष बचे हुए भाग हैं या अवशेष हैं, काय के हैं, सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। कैसे एब्सोल्यूटिस्ट क्या होते हैं आप बाजू में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ऐसी एक गवर्नमेंट या सिस्टम जिसमें कोई रिस्ट्रेंट ना हो, यानी कोई बंधन ना हो, ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, मतलब अपनी शक्ति का, अधिकार का यूज करने का कोई बंधन ना हो, मतलब जो जितनी चाहे अनलिमिटेड पावर का यूज कर सकता है। इन द हिस्ट्री, और इतिहास में, द टर्म रिफर्स टू फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट, जब एक राजा की सरकार होती थी, एक राजा होता था और उसकी ही चलती थी, सारी अधिकार चलता था, उसको समझाने के लिए कि उसकी पावर का कोई लिमिट नहीं था, वो जो चाहे कर सकता था, जो चाहे नियम निकाल सकता था, हालांकि ये अच्छा नहीं था। और यही सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव गवर्नमेंट थी, मतलब लोगों पर अत्याचार टाइप का करती थी, अपने मन का चलाती थी, उसको कहते हैं ये। तो ये इंस्टीट्यूशंस के टुकड़े पड़े हुए हैं, मतलब ये खत्म हो चुका है और सरकार बन चुकी है, लोगों के वोट से, लोगों के चुनाव से सरकार बनी है जो देश को चला रही है, मतलब उसकी तरफ, आज़ादी की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जब एक राजा होता था तो उसे एक वो माना जाता था कि हम एक बंधन में बंधे हुए हैं, अब सरकार है तो सबको आज़ादी है। तो उस वक्त ये कल्पना की गई थी कि वो उसके टुकड़े पड़े हुए हैं उनकी मोनार्कियल गवर्नमेंट के, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली है, आगे आने वाली है, और नेशनलिज्म का उदय हो रहा है दुनिया में, इसको समझाया गया है। उसका जो यूटोपियन विजन था, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, और लोगों को कैसा बताया गया, आप देख सकते हैं अलग अलग हाथ में अलग अलग फ्लैग्स है, मतलब सब देशों में ये उदय हो रहा था, देश की फीलिंग आ रही थी लोगों के अंदर, जो कि किस तरह आइडेंटिफाई की जा रही है, डिफरेंट फ्लैग्स के द्वारा, अलग अलग झंडों के द्वारा, और नेशनल कॉस्ट्यूम जो देश के पहनावे हैं उनके द्वारा। लीडिंग द प्रोसेशन, वो जुलूस निकाल रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से, और वहां कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, जो कि उस समय तक नेशन स्टेट्स बन गए थे। नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, वही जो जब एक किसी सीमा विशेष के अंदर एक जैसी देश के प्रति भावनाएं जगती हैं तो उस देश के लोग उसको अपने देश का मानते हैं, जुड़ाव वाली फीलिंग महसूस होती है, वो देश का होता है। जैसे हम भारत की टेरिटरी जितनी है, जितने राज्य हैं, उसके अंदर हम जो लोग रहते हैं वो सब देश के प्रति एक जैसी भावनाएं हैं हमारी, हम इसको अपना देश मानते हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं, तो हम भारत हैं। तो ये एक नेशन स्टेट वाली बात है, तो वो फील बढ़ रही थी। पहले बॉर्डर्स क्लियर नहीं थी, बाद में नेशंस बन गए तो वो नेशन स्टेट कहलाए। फिर उसके बाद फ्रांस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर, जैसे हमारे यहाँ ट्राई कलर है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से झंडा है हमारा, उनका वर्टिकल था, वो भी 3 कलर वाला। उससे पता चलता है कि सबसे पहले फ्रांस वहां पहुंचा, यानी डेमोक्रेसी की तरफ, नेशन स्टेट की तरफ सबसे पहले फ्रांस हुआ। इसलिए हमारे इस चैप्टर का पहला जो भाग है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और उसके असर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले कौन पहुंचा, फ्रेंच पहुंचा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, यानी सबसे पहले नेशन स्टेट वो बना या उन्हें आजादी प्राप्त की या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाए। शी इज फॉलोड बाय पीपल्स ऑफ जर्मनी, उसके बाद जर्मनी आई। वो कैसा उनका फ्लैग है, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ब्लैक रेड और गोल्ड उसमें कलर है।
And at the time when Suryu created this image, German peoples did not yet exist as a united nations. और खास बात सरप्राइज की है कि जब इस फ्रेंच आर्टिस्ट ने ये चित्र बनाया था तब तक भी जर्मन लोग जो थे वो एक यूनाइटेड नेशंस यानी जर्मनी के रूप में नहीं थे तब भी। The flag they carry is an expression of liberal hope. So जो फ्लैग्स वो रखे हुए हैं वो क्या है, आजादी की एक आशा को जगाने वाला एक संकेत मात्र है वो झंडा जो है। और ये कब की बात है, 1848। टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज, मतलब ये एक भावना थी कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें जर्मन बोली जाती है उनको इकट्ठा किया जाए और उन्हें जर्मनी नाम का एक देश बनाया जाए, मतलब एक देश हो, एकजुटता आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यूनिटी आ जाए, ऐसा एक आशा था। उस आशा का प्रतीक क्या है, वो झंडा है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया के लोग हैं। फिर किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, जिसको पोलैंड के बाद जिसमें आपने सुना होगा पोलैंड में वॉर्शॉ है, वॉर्शॉ उसकी राजधानी है। फिर इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये एक के बाद एक दिखाए गए हैं जो आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव, ऊपर से ऐसा माना जाता है कि जो क्राइस्ट हैं, भगवान हैं, संत हैं और एंजल्स यानी देवदूत हैं, वो इस सीन को देख रहे हैं। और they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। और वो यूज क्यों किए हैं ये तीनों, यानी क्राइस्ट, संत और एंजल क्यों यूज किए हैं, इस चीज को सिंबलाइज करने के लिए, संकेत बताने के लिए कि सब में भाईचारा है, आपसी एकता हो गई है। और नेशंस जो है, दुनिया के सारे जो देश बनने वाले हैं या बन रहे हैं, उन देशों में भी एकता है, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि उनके बीच में फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है। आखिरी पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि वो क्या दिया हुआ है, इस चैप्टर में हमें क्या समझाया हुआ है। द चैप्टर्स विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सूर्यो, मतलब इस आर्टिस्ट ने जो जो अच्छी कल्पनाएं की हैं उसके साथ ये उसके बारे में ये चैप्टर हमें समझाता है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स, नेशनलिज्म की भावना एक फोर्स की तरह आई 19th सेंचुरी में, जिसने स्वीपिंग चेंजेस लाए, मतलब एकदम रेडिकल चेंजेस, परिवर्तन फटाफट किए। किसमें, राजनीति में परिवर्तन हुए और एक मानसिकता जो दुनिया की बदली थी, खासकर यूरोप के बारे में इसमें बताया है, यूरोप की मेंटल वर्ल्ड जो बदला। एंड रिजल्ट जो इसका हुआ इन चेंजेस का, वो था नेशन स्टेट का उदय होना, यानी नेशन स्टेट का आना। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स जो थे यूरोप के, जहां क्या था, एक राजा हुआ करते थे, कई देश मिलकर एक बड़ा हिस्सा बना और उसका एक राजा जो अपनी अपनी चला रहा है, ऐसा नहीं था। फिर नेशन स्टेट आए, यूरोप में कई देश बने जो कि जिनको हम आज यूरोपियन संघ के नाम से जानते हैं, जिसमें कई देश हैं, इटली वगैरह है, फ्रांस है ना। The concept and practices of modern state in which centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory, मतलब कैसा बना वो कि एक केंद्रीय सत्ता हो, पावर हो जो देश को चलाए, मगर वो देश की कैसी टेरिटरी हो, डिफाइंड टेरिटरी हो, मतलब उसकी बॉर्डर्स जो है, सीमाएं निर्धारित हो। पहले ऐसा नहीं था। अब जैसे यूरोप है, उसके देश है, देश की सीमाएं निर्धारित हैं कि ये देश की ये सरकार है, ये देश के ये लोग हैं, ये इसकी सीमा है, मतलब इसका इतना हिस्सा या इतना जमीन पर इसका अधिकार है। राजाओं के टाइम पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। उसके बाद वो कहता है, बताया गया है, which developed over a long period of time in Europe, जिसको समय लगा यूरोप में डेवलप होने में। मगर नेशन स्टेट क्या है, in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity, मतलब नेशन स्टेट वो चीज है जिसमें जो मेजॉरिटी है सिटीजन्स की, उनमें एक देश का होने की भावना जगे, रूलर्स में भी और जनता में भी। जैसे हमारे अंदर ये भावना है कि हम भारत के निवासी हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट का भी हो, क्योंकि हम सारे स्टेट वाले एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं और ये मानते हैं कि हम सब भारत देश के हिस्से हैं। इसी तरह यूरोप में रहने वाले जब देश बने, नेशन स्टेट बने, तो सिटीजन्स के बीच में और रूलर्स के बीच में, सबके बीच में ये भावना जागे कि ये बॉर्डर हमारी है, ये सीमाएं हमारी हैं और हम इस देश के निवासी हैं, ताकि वो उसके डेवलपमेंट के लिए मेहनत करें। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब ये जो कॉमननेस की फीलिंग थी, एक रूपता की भावना थी, देश के प्रति फीलिंग थी, ये बहुत समय से नहीं थी, ये बाद में जगी है। इट वॉज फोर्स्ड टू स्ट्रगल्स, ये बड़े संघर्षों के बाद आई है।
एक्शंस ऑफ लीडर्स के द्वारा आई है, कॉमन पीपल के एक्शन से आई है। इस चैप्टर में हम इन डाइवर्स प्रोसेस को देखेंगे जिसमें नेशन स्टेट्स का निर्माण हुआ, उदय हुआ, नेशनलिज्म की भावना लोगों के बीच आई 19th सेंचुरी में यूरोप में। इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसका स्टार्टिंग होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन से एंड द आइडिया ऑफ नेशन से। मतलब हम जानेंगे कि कैसे फ्रांस में इसका उदय हुआ, यानी नेशनलिज्म की भावना का उदय फ्रांस में माना जाता है। नेशन कैसे होता है, देश कैसे बनता है, उसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियोस में। तो इसको याद रखें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।